दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। धुरंधर 2 एक फिल्म जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही है, बल्कि समाज, सियासत और सिनेमा तीनों के बीच एक ऐसी तीखी बहस को भी जन्म दे रही है। सवाल सीधा है, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं है। क्या ये फिल्म एक पावरफुल सिनेमैटिक एक्सप्रेशन है, या फिर एक केयरफुली ड्राफ्टेड क्राफ्टेड पॉलिटिकल नैरेटिव है? क्या ये देशभक्ति का जज्बा जगाती है, या फिर समाज में खाई जो है ऑलरेडी उसे और गहरा कर रही है? नफरत की जो खाई है, क्या ये उसे और गहरा कर रही है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा फिल्मों को मनोरंजन का जरिया सिर्फ नहीं रखा, बल्कि हमारी फिल्में समाज का आईना भी रही हैं। चाहे वो 70s का की दहाई हो, एंग्री यंग मैन का दौर हो, या 90s के दशक का रोमांस, या फिर आज का राष्ट्रवाद, हर दौर में सिनेमा अपने वक्त की, अपने समय की राजनीतिक हवा को अपने अंदर समेटता है। धुरंधर 2 भी इसी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसका असर और इसका विवाद कहीं ज्यादा तीखा है, कहीं ज्यादा अलग है। फिल्म की कहानी सतही तौर पर अगर देखा जाए तो देशभक्ति, आतंकवाद और खुफिया एजेंसियों की बहादुरी को दिखाती है। लेकिन जब हम इसे गहराई से देखते हैं तो इसमें ऐसे कई नैरेटिव चॉइसेस दिखते हैं जो सवाल खड़े करते हैं। खासतौर पर वो लाइन, जब ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है, तब से हमारे लोगों में डर और खौफ पड़ गया है। इस तरह के एक सीधे पॉलिटिकल संकेत देते हुए डायलॉग्स, ये डायलॉग सिर्फ एक किरदार की बात नहीं लगता, बल्कि एक ब्रॉडर मैसेजिंग का हिस्सा महसूस होता है, एक प्रोपेगेंडा महसूस होता है। धुरंधर 2 ने भारतीय समाज, सियासत और सिनेमा के रिश्ते को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। और इस बार सवाल सिनेमा की जिम्मेदारी का है, और सवाल के भीतर की कई परतें भी हैं। राष्ट्रवाद, मुस्लिम पहचान, सत्ता का नैरेटिव, और इन सब से बढ़कर फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से अपने वक्त का आईना रही है, लेकिन हर आईना सच नहीं दिखाता। कुछ आईने एंगल बदल देते हैं, कुछ रोशनी को कंट्रोल करते हैं, और कुछ तस्वीर को वैसा बना देते हैं जैसा दिखाना जरूरी समझा जाता है। धुरंधर 2 इसी बहस के सेंटर में है। फिल्म की सतह पर यह एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर है, जिसमें रॉ आतंकवाद, पाकिस्तान, अंडरकवर मिशन, सैक्रिफाइस और देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इसके लेयर्स को खोलते हैं, हमें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक इंटेंशनली ड्राफ्टेड क्राफ्टेड पॉलिटिकल नैरेटिव है। एक ऐसा नैरेटिव जो केयरफुली और इंटेंशनली बिल्ड किया गया है। फिल्म में खास तरह का एनिमी कंस्ट्रक्ट बनाया गया है, जहां पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक स्थायी खलनायक के तौर पर सामने आता है। इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह नैरेटिव सब्टली मुस्लिम पहचान के साथ ओवरलैप होने लगता है। यही वो जगह है जहां मुस्लिम समाज के भीतर बेचैनी पैदा होती है। सिनेमा कोई भी अगर पाकिस्तान तक लिमिटेड है, सीमित है, तो ठीक, मगर अगर उसकी आंच हिंदुस्तानी मुसलमान पर आ रही है, तो ये फिल्म मेकर की जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसा ना होने दे। कि ऐसा होने से आप अपने लोगों के बीच मिसट्रस्ट, एक ऐसा डिवाइड पैदा कर रहे हैं, एक ऐसी रिफ्ट पैदा कर रहे हैं, नफरत की एक ऐसी खाई हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तानी हिंदू और मुसलमान के बीच में खड़ी कर रहे हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं जिसे ठहराया जा सकता। भारत का मुस्लिम समाज इस देश का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कोई और, लेकिन जब फिल्मों में बार बार आतंकवाद, पाकिस्तान और मुस्लिम पहचान को एक ही फ्रेम में रख दिया जाता है, तो वो सिर्फ सिनेमैटिक डिवाइस नहीं रह जाता, वो एक परसेप्शन बन जाता है, और परसेप्शन ही धीरे धीरे प्रेजुडिस में बदल जाता है।
एक सेकुलर नजरिए से अगर देखा जाए तो सिनेमा का काम सच को दिखाना है, लेकिन पूरा सच, आधा सच और कई बार झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है आधा सच। यही धुरंधर 2 पर सबसे बड़ा आरोप लगता है कि सच्ची घटनाओं को लेकर एक सेलेक्टिव नैरेटिव बनाती है यह फिल्म। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे एक चाय वाला सत्ता में आने के बाद दुश्मनों में खौफ फैल जाता है। यह डायलॉग सिनेमैटिक है, ड्रामेटिक है, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई भी है? अगर हम इस फिल्म में दिखाए गए टाइमलाइन को देखें तो जमील जमाली, हमजा अली, रहमान डकैत, अरशद पप्पू, एसपी असलम, इन सब की घटनाएं उस दौर से जुड़ी हैं जब देश में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी, अलग अलग गवर्नमेंट हेड्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स अलग अलग थे, और ज़्यादातर इसमें आप ये देखेंगे कि सरकारें जो आज रूलिंग पार्टी है उसकी नहीं थी। रूलिंग पार्टी इन घटनाओं में शामिल नहीं थी। रॉ की स्थापना 1968 में हुई, कई बड़े ऑपरेशंस 90s और 2000 की दहाई में हुए, लेकिन फिल्म इन सबको एक नए नैरेटिव में पिरो देती है जहां क्रेडिट सबटली शिफ्ट होता नजर आता है और फिर सारे का सारा गुड क्रेडिट एक खास पार्टी को दे दिया जाता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? अब यहां एक और लेयर जुड़ती है जो इस बहस को और ज्यादा तीखा बनाती है। प्रोपेगेंडा के तौर पर दिखाया गया कि कुछ लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, सत्ता के बदलने से डरते हैं, लेकिन इसी के जवाब में एक हकीकत का तर्क सामने आता है जहां रियल लाइफ कनेक्शंस और बिजनेस डीलिंग्स की बात की जाती है, उनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के साथ फाइनेंशियल लिंक्स का दावा किया जाता है। यहां यह साफ करना भी जरूरी है कि सिनेमा और रियल वर्ल्ड एलिगेशंस दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब फिल्म खुद को रियल घटनाओं का सहारा लेती है तो दर्शक नेचुरली उसे रियलिटी के लेंस से देखने लगते हैं। यहां एक और बात तो होती है कि सिनेमा धुरंधर 2 में दिखलाया गया कि अतीक अहमद जो सांसद थे, जो अब नहीं हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिल गए। मगर एक हकीकत, ये तो खैर ये तो सिनेमा का अपनी लाइन है जो उन्होंने दिखाना चाहा, उसकी जो भी वजह हो, मगर एक सच है जो उसको वो छुपा ले गए, और वो ये है कि आईएसआई के जब भी जासूस इंडिया में, भारत में पकड़े गए, वो हमेशा किसी एक खास कम्युनिटी के रहे, मुसलमान नहीं रहे। क्या ये सच कभी नहीं सामने आना चाहिए? इसी तरह डिमोनेटाइजेशन, यानी जो रुपया बंद हुआ, डिमोनेटाइजेशन का नैरेटिव भी बेहद दिलचस्प है। धुरंधर 2 इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर दिखाती है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर इसको लेकर अलग अलग राय रही है। कई एक्सपर्ट्स इसके प्रभाव पर सवाल उठाते रहे हैं और आज भी यह डिबेट जारी है। फिल्म इसका गुड क्रेडिट तो दे देती है, मगर आम जनता को जो इससे नुकसान हुए, जो मौतें हुई, जो लोग लाइनों में लगे, जिनके घर तबाह हुए, जिनके कारोबार तबाह हुए, बहुत से लोगों ने बाद में सुसाइड कर लिया, इन सब की कोई बात नहीं होती। तो सवाल यह है कि क्या यह फिल्म एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन को सिंप्लीफाई करके एक हीरोइक नैरेटिव बना देती है, और अगर हां तो क्या यह सिनेमैटिक लिबर्टी है या सिनेमैटिक लिबर्टी का मैनिपुलेशन है? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी इस फिल्म को लेकर गहरे मतभेद हैं। कुछ फिल्म मेकर्स और एक्टर इसे न्यू एज नेशनलिज्म कहते हैं, जहां ऑडियंस को वही दिखाया जाता है जो वो देखना चाहती है, मगर दूसरी तरफ एक बड़ा सेक्शन इसे क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज मानता है, जहां स्टोरी टेलिंग से ज्यादा नैरेटिव अलाइनमेंट मायने रखता है। अगर हम मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देखें तो यह मुद्दा और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का नहीं बल्कि बिलोंगिंग का भी है।
जब एक कम्युनिटी को बार बार एक ही तरह के फ्रेम में दिखाया जाता है तो वो अपने ही देश में अदर महसूस करने लगती है, अदरवाइज महसूस करने लगती है। लेकिन इस पूरी बहस में एक और बात बहुत जरूरी है, बैलेंस। हर क्रिटिसिज्म को प्रोपेगेंडा कहना भी उतना ही गलत है जितना हर पैट्रियोटिक फिल्म को एजेंडा कह देना। सिनेमा को यह हक है कि वो देशभक्ति दिखाए, सुरक्षा एजेंसियों को ग्लोरीफाई करे, दुश्मनों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले, लेकिन उसी के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि वो समाज को डिवाइड न होने दे। धुरंधर 2 इस थिन लाइन पर चलती नजर आती है। कभी ये पावरफुल सिनेमा लगती है तो कभी एक क्राफ्टेड नैरेटिव। इसमें कोई शक नहीं कि ये फिल्म टेक्निकली स्ट्रांग है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर, परफॉर्मेंस सब टॉप नॉच है। लेकिन आज का दर्शक सिर्फ विजुअल्स से प्रभावित नहीं होता, वो सवाल भी पूछता है। और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है और चुनौती भी। इस फिल्म ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सिनेमा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि वो कॉम्प्लेक्स चीजों को भी नुआंस तरीके से दिखा सकता है। लेकिन जब नुआंस की सिंप्लीफिकेशन आ जाती है तो वो प्रोपेगेंडा की तरफ झुकने लगता है। सेकुलर भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है, जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग कल्चर्स एक साथ रहते हैं। सिनेमा इस डाइवर्सिटी को हमेशा से सेलिब्रेट करता रहा है और डिस्टॉर्ट भी करता रहा है। एक फिल्म सिर्फ उसकी टेक्निकल ब्रिलियंस से नहीं, बल्कि उसके अंदर उसका जो इम्पैक्ट है उससे भी जानी जाती है। और इम्पैक्ट के स्तर पर धुरंधर 2 क्लियरली पोलराइजिंग फिल्म है। पॉलिटिकली ये बिल्कुल साफ दिखता है कि आज बॉलीवुड एक ट्रांजिशन फेज में है। जहां फिल्में लार्जली अपॉलिटिकल हुआ करती थी, वहीं अब सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर पॉलिटिकल अंडरटोन फिल्मों का दिखने लगा है। रूलिंग पार्टी का इन्फ्लुएंस एक कल्चरल एनवायरनमेंट के तौर पर महसूस किया जाता है, जहां कुछ नैरेटिव्स को बढ़ावा मिलता है और कुछ को हाशिए पर डाल दिया जाता है। धुरंधर 2 को किसी एक एक्सट्रीम में रखकर नहीं देखना चाहिए। यह न तो पूरी तरह प्रोपेगेंडा है, न पूरी तरह प्योर सिनेमा। यह एक प्रोडक्ट है अपने समय का, अपने पॉलिटिकल माहौल का, अपनी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस का। सिनेमा कभी वैक्यूम में नहीं बनता, वो हमेशा उस दौर की कहानी कहता है जिसमें वो पैदा होता है। धुरंधर 2 अपने दौर की सबसे लाउड और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी है। मगर सिनेमा सिर्फ कहानियां सुनाता नहीं है, सिनेमा ये भी तय करता है कि ऑडियंस उन कहानियों को कैसे समझेंगे। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।